हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह मॉडल सेट नंबर कितना है? 5 है। इससे पहले हम लोग 4 मॉडल सेट नंबर पढ़ चुके हैं। सोशल साइंस का 4 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और सोशल साइंस का देखिएगा, होगा वहाँ पर वहाँ देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। जितने भी मॉडल सेट करवाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा A to Z बनकर आएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कोशिश कीजिएगा यदि आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर पहले बताने का। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है वो कंबोडिया में है, लेकिन किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किस शासक द्वारा करवाया गया था अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए तो कौन हो जाएगा? किसने करवाया था? तो नरोत्तम सिंहानशुक ने। नरोत्तम सिंहानशुक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नरोत्तम सिंहानुक ने, यहाँ पर नुक छूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हनोई समझौता। किसे जानते हैं? हनोई समझौता। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से देश आता है? कौन कौन से देश आता है? चलिए ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से बता दीजिए तो कौन कौन आता है? तो कौन आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए कब हुआ था। चलिए तो कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉ ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बो चाउ ने। फान बो चाउ ने। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो था वो कौन से प्रकृति का था? कौन से प्रकृति का था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी और धार्मिक था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नरोत्तम सिंहानुक
कहाँ के शासक थे? नरोत्तम, सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ के थे? कंबोडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार को शोक कहा जाता है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चलिए तो कहाँ होती है? तो मानसिव राव में। कहाँ होता है? मानसिव राव में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित रहता है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? कितना परसेंट जल पाया जाता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। तो 65%। कितना रहता है? 65%। और कहा देगा पेड़ पौधे में तो 65 से 99%। 65 से कितना रहता है? 99%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से यानी ज्यादा जल के दोहन से कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? कौन से तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत निहित है? तो 96.5%। 96 पॉइंट कितना? 5%। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो 55 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। करा पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत जो होता है उसका सचिव कौन होता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? कौन होता है? चलिए देखो कौन होता है? तो पंचायत सचिव। क्या होता है? पंचायत सचिव। लेकिन अगर पूछेगा ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सॉरी ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो बोलेंगे मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। कौन होता है? मुखिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बिहार में कितनी आबादी पर एक पंचायत समिति का निर्माण किया जा सकता है? पंचायत समिति चुना जा सकता है। कितना पर? तो 5000 की आबादी पर। कितना? 5000 की आबादी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में है? कितनी सूचियों में है? कितनी सूचियों में है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो है बंटवारा, उसमें कितनी सूचियां में है? कितनी सूचियां में है?
3। तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। जिसको किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया। 22 भाषाओं किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इनमें से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है? तो मिजोरम। कौन नहीं है? मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का भाग नहीं है। ग्राम कचहरी का भाग नहीं है। तो मुखिया। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कहा कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची। कितनी सूची है? 3 सूची। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय। कैसा होता है? बहुदलीय। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। गैर संस्थागत। कौन संस्थागत? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला कौन सा है? तो महाजन। कौन सा है? महाजन। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने हैं? तो 19। कितने हैं? 19। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? संस्थागत वित्त रहना चाहिए। संस्थागत वित्त साधन कौन है? तो कौन है? तो व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बार ये सब पूछा हुआ है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो कब किया गया था? तो 1969 में। कब किया था? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी फिनेंशियल कैपिटल किसको कहते हैं? भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो बहुत बार पूछा हुआ है। किसको कहते हैं? तो मुंबई को। किसको बोलते हैं? मुंबई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इनमें से कौन जो है भारत का केंद्रीय बैंक है? ये भी जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया, तो कौन जाएगा? व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कब किया था? तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ मतलब शुरुआत कब हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? तो 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी क्या है? सुनामी जो है क्या है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सुनामी क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या है? सुनामी क्या है?
तो सुनामी क्या है? तो विनाशकारी समुद्री एक लहर है। समुद्री एक क्या है? लहर है जो समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में कौन किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। करा निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का हम लोग शोक बोलते हैं? ये भी बार बार पूछा जाता है। किसको बोलते हैं? तो कोसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या? जल की अधिकता, वर्षा जल की अधिकता, जल की क्या? अधिकता। जब अधिक जल हो जाता है तो क्या नदियों में क्या आता है? बाढ़ आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? सुखाड़ जो है कैसा आपदा है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। सुखाड़ या सूखा इसे बोलते हैं, सुखाड़ या सूखा। तो कैसा है? तो प्राकृतिक आपदा। कैसा है? प्राकृतिक आपदा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए